मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और अभी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से 3 उम्मीदवार जिनमें मुकाबला है। आपको बता दें, शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है, वहीं पर अजीत पवार पक्ष के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है और एमआईएम से सैफ पठान के बीच में त्रिकोण मुकाबले की संभावना है। अब यहाँ जो चुनाव होने वाला है, चुनाव प्रचार हमने देखा है कि अलग अलग पार्टियाँ किस तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रही है और अब मुमरा के शहरी अब किसको वोट दे। एक तरफ जितेंद्र आव्हाड है जो 15 सालों से यहाँ के विधायक है और एक तरफ नजीब मुल्ला है जो पहली बार आमदारकी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है ज़ियाउल्लाह खान सर, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने 27 साल अंजुमन इस्लाम में एज ए वाइस प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिए है। वहीं पे हाल ही में वो यानी कि एट प्रेजेंट वो असदुल्ला हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल है। इसके अलावा तमाम अदबी, समाजी, सियासी कामों में वो पेश भी रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। इस शहर के चुनाव को लेकर हमने सोचा कि कुछ ऐसे जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे इस चुनाव को लेकर कुछ चर्चा की जाए, उनसे बात की जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, जो माहौल शहर में चल रहा है वो आप बखूबी देख रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव किस तरीके होगा? 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, दोनों में जंग भी छिड़ चुकी है। एक तरफ जितेंद्र आव्हाड है जो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और एक तरफ नजीब मुल्ला है जो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हुसैन साहब और शुक्रिया नाजरीन। हुसैन साहब, आपका इसलिए शुक्रिया कि आपने जो मौजू हमारे सामने रखा है कि सर आप मौजूदा हालात पर अपने ख़यालात का इजहार करें, तो मैं बता दूं कि ये जो इलेक्शन है हर इलेक्शन की तरह नहीं है, ये थोड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन है। आपने 3 नाम लिया, जनाब सैफ पठान साहब का, मेरे दोस्त नजीब मुल्ला साहब का और जनाब जितेंद्र आव्हाड साहब का। अब कहा त्रिकोणी मुकाबला है। मैं ये कहूँगा कि मुकाबला तो एक्चुअली 2 अलायंस जमातों के दरमियान है। 2 अलायंस जमात इन द सेंस कि ये कोई कारपोरेटर का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ विकास के मुद्दों का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस बार ये जाहिर करेगा कि हमारे शहरी किस तरह से अपने शहर में रहेंगे, किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, किस तरह से पहनावा पहनेंगे, किस तरह से अपनी मजहबी फ़राइज़ अंजाम देंगे। असल मकसद ये है कि ये 2 अलायंस के दरमियान इलेक्शन है, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक ग्रुप है और इंडिया अलायंस एक ग्रुप है। अब वो दोनों ग्रुप के दरमियान से इंडिया अलायंस से जनाब जितेंद्र आव्हाड साहब आते हैं और एनडीए अलायंस से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जनाब नजीब मुल्ला साहब आते हैं। मैं लोगों को ये बात बताऊंगा कि मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा। मैं गैर जानिबदाराना तौर पर आपको इस बात से आगाह करना चाहूँगा कि आप खुद फैसला करें। बहैसियत एक सच्चे वोटर, एक अच्छे शहरी के, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं। ये जो 2 अलायंस की जंग है, ये मैन टू मैन जंग नहीं है, ये दरअसल आपके विचारधारा की जंग है, आपके सोच की जंग है। आप किस तरह से अपना मुस्तकबिल चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, उसकी जंग है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो 1928 में दामोदर का सावरकर ने बनाई थी, बाद में जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और अडानी साहब ने मिलकर 98 में एक जमात तश्कील दे दी। इसके एक्चुअल मेंबर हैं आरएसएस और वीएचपी के मेंबरान। इन्होंने 1942 में हमारे आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबरी की। आज़ादी के बाद गांधी जी पर हमला किया और कई ऐसे वारदातें हैं जो ये हल्का अपने ज़िम्मे लेता है।
और यही वजह है कि मुल्क भर में ये लोगों का जो एजेंडा है, इस वक्त फिल वक्त एनडीए जमात के जो चेयरमैन हैं अमित शाह साहब हैं, और जो लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब मोदी साहब, ये इसके कर्ता धर्ता हैं। और ये पूरा परिवार जो एनडीए का है वो आरएसएस, बीएचपी के संग चल रहा है, उनकी बुनियादों पर है, और उनका असल एजेंडा हिंदुत्व है। यही वजह है कि तालीम से, हमारे निसाब से बहुत सारी तारीखें हटा दी गई, मसख कर दी गई, असल वाक़यात को उड़ा दिया गया। वो सिर्फ वो पढ़ाना चाह रहे हैं जो वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें, वो सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं जो एक आम जनता देखे। और यही वजह है कि मुल्क भर में एक हिंसा का माहौल फैला हुआ है, हर जगह पे तशद्दुद फैला हुआ है। ये धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं एनडीए, जिसके मुखालिफ इंडिया अलायंस में, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो, या यहाँ की उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार साहब की पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, केजरीवाल साहब की पार्टी, ये सब मिलजुल कर इनका सामना कर रहे हैं। और इनकी जानिब से जनाब जितेंद्र आव्हाड साहब इलेक्शन में खड़े हैं, और उनकी जानिब से जो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की पार्टी मानी जाती है, उनकी जानिब से अजीत दादा पवार की पार्टी से नजीब मुल्ला साहब खड़े हैं, जिनकी विचारधारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया है, हुसैन साहब, मैंने लोगों को ये बताया था कि आज का माहौल जो बहुत ख़राब है यार, हमारे बुजुर्ग कहीं सफ़र नहीं कर सकते हैं, लिंचिंग के हादसात होते हैं, हमारी बेटियां बुर्का पहनकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकती हैं, बहुत ख़राब हालात हो रहे हैं, हमारे लोगों को हिंदू इलाकों में दुकानें और घर नहीं दिए जा रहे हैं। ये तो गैर मुनासिब बात है। एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत है कि हम अपना तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करें, जिस पर ये लोग रोक लगा रहे हैं। आपको बता दूं, मुसलमानों को ये इलेक्शन में सिर्फ एक पंचिंग बैग बनाया गया है, सिर्फ पंचिंग बैग हमारे मुल्क में मुसलमानों को करार दिया जाता है कि हर पार्टी आती है, अपना एक पंच लगाकर चली जाती है। पूरे मुसलमान देश भर के परेशान हैं। हम यहाँ माइनॉरिटी में रहते हैं, मुंब्रा में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में हमारे मुसलमान भाई बसते हैं। हमें उन लोग भाइयों का अंदाज़ा नहीं है जो एक कस्बे में, देहात में, गाँव में रहते हैं, उनके साथ क्या वाक़यात हो रहे हैं। पूरा मुल्क परेशान है इनकी दहशतगर्दी से, इनकी नफरत से, इनके जातिवाद से। आपको बता दूं, पूरे मुल्क में डराया धमकाया जा रहा है, कभी सरस्वती वंदना के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी तलाक सलासा के नाम पर, कभी 370 आर्टिकल के नाम पर, कभी सीएए और एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाल देने की धमकी दी जा रही है, कभी मस्जिदों में घुसकर मारने की कोशिश की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि अब मजहब पर उन्होंने डायरेक्ट वार करना शुरू कर दिया, और हमारे आखिरी पैगंबर गुस्ताखी करने वाले का, इस राष्ट्र का, इस रियासत का मुख्यमंत्री खुला सपोर्ट करता है कि इनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। क्या यही जमहूरियत है? और इसका साथ देने वाले, यही जो मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहा है, वो है बीजेपी से जुड़े हुए, उनके समर्थन में उनकी सरकार बनाए हुए लोग। तो बहैसियत मुसलमान, हम तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ में सत्ता जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे आदमियों के हाथ में सत्ता जाए जो हमारी बच्चों की तालीम पर पाबंदी लगाए, पर्दे पर पाबंदी लगाए, तलाक सलासा के मामले में बोले, 370 आर्टिकल के बाबत बात करे, जो वक्फ बोर्ड की इमलाक को हड़पने के गर्ज से लगे हुए, जो हाजी मलंग और हाजी अली दरगाह को मसक करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, ऐसी पार्टी को, ऐसी विचारधारा वालों को किस तरह से कोई मुसलमान या कोई एक अच्छा और सच्चा हिंदुस्तानी वोट देगा? हम चाहते हैं अमन और शांति की राजनीति हो। जमहूरियत का मतलब ही है वो आपकी हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। इसीलिए तो इलेक्शन होते हैं कि अवाम खुद अपना नुमाइंदा चुने और वो अपने हिसाब से लोगों को बिठाए। लेकिन ये चाह रहे हैं जैसे कि पन्नास खो के एकदम मौके के तहत लोगों को अपनी तरफ ले लिया। वो जो दागी उम्मीदवार थे, दागी लोग थे, जिनके खिलाफ 70,000 करोड़ का स्कैम था, उन्हें अपनी पार्टी में लेकर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, अजीत दादा को। इसी तरह और कई लोग हैं जिनको अपनी तरफ ले लिया, वो पाक और साफ हो गए। अब इनको मिलाकर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि ये लोग सत्ता में रहें और हम पर मजालिम जारी रखें। तो मैं ऐसी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं नजीब मुल्ला के खिलाफ नहीं हूँ। नजीब मुल्ला इज वन ऑफ दी, नो डाउट, ही इज वन ऑफ दी मोस्ट एक्टिव, हार्ड वर्किंग
ambitious, dynamic, and studious corporate of Thana Mahanagarapalikha. No doubt, he's a genius man, but he has selected a wrong party. वो आए हैं इलेक्शन लड़ने, हम उनका स्वागत करते हैं, बहैसियत भाई, बहैसियत मोमिन हम इन्हें सलाम करते हैं। हाँ, हिस्सेदारी की बात है, हम उनका हक नहीं मारना चाहते, लेकिन भैया मैं ये कहूँगा नजीब भाई कि आपने पार्टी गलत चुनी। आप बता दीजिए कि इतने लोग थे बीजेपी के सत्ता में, कई मुसलमान थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सबको उन्होंने बिल्ली बनाकर बिठा दिया है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप जिस पार्टी से आए, अगर उस पार्टी से ना आते तो शायद पिक्चर कुछ और होता। जहाँ तक हमारे 15 साल वाले आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की बात है, उनके मुखालिफ आप एक बेहतर चेहरा होते, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस को हम मदद करना चाहते हैं, हम इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं, जहाँ पे शरद पवार की तुतारी है इस मर्तबा, जहाँ पर उद्धव ठाकरे की मशाल है, जहाँ पर कांग्रेस का पंजा है, जहाँ पर हमारे अबू आसिम आजमी साहब की सपा है, हम ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यही वजह है क्योंकि इन लोगों ने हमेशा उनकी मुखालिफत में बयानबाजी की। और जहाँ जितेंद्र आव्हाड की बात है, मैंने बहुत सारे बयानात सुने लोगों के, उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बाखुदा इसे कोई मनफी ना ले, मैं मस्बत नुक्ते नज़र पेश करना चाहता हूँ कि बात ये है विकास के मुद्दे हैं, हर शहरी को बोलने का हक है कई एक पॉलिसियाँ हैं जो गवर्नमेंट नाफिज कर रही है, चाहे वो बहन की कौन सी पॉलिसी आई, वो लाड़की बहन योजना हो, ये दूसरी योजना हो, ये इलेक्शन के वक्त ही क्यों नाफिज की जाती है? दूसरे इतने सारे पैसे इलेक्शन के वक्त ही क्यों दिए जा रहे? अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आप विकास के मुद्दे उठाइए, आप दूसरे प्रोग्रामों के बारे में पूछिए। आपका हक बनता है बहैसियत शहरी कि हम मिनिस्टर को पूछें कि आपने क्या किया, आप उनके कार्यकर्ताओं को पूछें कि आपने क्या किया। लेकिन हम ये भी देखें कि ऐन इलेक्शन के वक्त जब हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर लाड़की बहन योजना इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, करोड़ों रुपए की इमदाद मुबरा में आ जाती है जो 15 सालों में नहीं आई। इसका कुछ तो मतलब होगा। अच्छा काम है भाई, आवाम की भलाई के लिए आए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इसी तरह से मुतवज्जा करने की कोशिश की जा रही है? अभी हम इस क्षेत्र की बात करते हैं। एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है जो 3 बार के आमदार है, और एक बार नजीब मुल्ला है जो अभी वो पहली बार आमदारी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जो आवाम है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ वो भाजपा अलायंस के साथ में भी है, और जितेंद्र आव्हाड जो 15 सालों से है, तो डिसीजन नहीं ले पा रही। क्या उनका रुझान रहेगा, किस तरीके से डेवलपमेंट को देखकर वोट दे, या फिर जो संविधान की जो रक्षा की बात है उसको देख के वोट दे, क्या कहेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुल्क के बहुत बदतरीन हालात चल रहे हैं। अगर अब भी हम ना जागे तो ये हालात कुछ बदतर होते चले जाएंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है, मेरा नज़रिया ये है, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुझे मेरे दस्तूर की, मेरे शरीयत की, मेरे वक्फ बोर्ड की, मेरे बुरकों की, मेरे मस्जिदों की, मस्जिदों से अजान दिए जाने वाले भोंगों की, मेरे हक की, मेरे हुकूक की, और मैं तमाम तरह की मैं हिफाजत करने की कोशिश करूँगा। और जो कोई इस तरफ आँख उठाएगा मैं उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगा। और ये जो बीजेपी है, उसी ने इन तमाम पार्टियों को यकजा किया हुआ है, और हम तमाम लोगों की मुखालिफ काम करना चाहती है। लिहाजा मैं नहीं चाहूँगा कि मैं हमारे दस्तूर के जन मदाखलत करने वालों को वोट दूँ। और जहाँ रही डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की बात, तो देखिए, जिस तरह से वो आपके नेता हैं, मेरे भी नेता हैं। ऐसा नहीं है कि नजीब मेरा सगा है, ये मेरे सौतेले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा ये बड़ा भाई है, मेरे गैर भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहैसियत नेता, बहैसियत मिनिस्टर, मैंने उन्हें 2009 में जाना। लोग तारीफों के पुल बांधते हैं कि साहब ने ये कर दिया। नो डाउट, अपनी अपनी राय है, जमहूरियत है, सबको बोलने का हक है। और ये लोग बताते हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जमहूरियत है, आप बोल सकते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि मैंने 2009 में देखा, इशरत जहाँ केस में, इशरत नाम की बच्ची जो हमारी क्लास में पढ़ाया करती थी, यूनिक क्लासेस में, अच्छी बच्ची थी, उसके साथ जो हादसा पेश आया था वो एक तवील कहानी है, जिसे एक अलग अलग रंग दे दिया गया था गुजरात में। उस मामले में किसी मिनिस्टर ने, किसी नेता ने, किसी गली के लोगों ने नहीं कहा था। और उस वक्त ये गैर मुस्लिम होने के बावजूद, नया आमदार होने के बावजूद, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसके साथ जद्दोजहद की थी उस केस में। तब मैंने उसको जाना।
दूसरा केस, हम लोग मुमरा आना चाह रहे थे जब 93 में। ये तड़ीपार इलाका है, यहाँ गुंडे बसते हैं, यहाँ पर चेन स्नेचिंग होती है, तुम खून खराबा होता है, लाइट नहीं रहती है, पानी नहीं रहता। हम लोग आ गए थे, ठीक है। उसके बाद इनको देखा, रशीद कंपाउंड सबसे खराब इलाका माना जाता था, वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ करते थे। इनके आने के बाद उन्होंने किस तरह से उस पर रोक लगा दी, एक चीज वो खत्म हुई। इनके आने के बाद मैंने एक खास बात देखी कि धर्मांतरण का केस आया था। अभी मुसलमानों को एक तो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को लोन नहीं मिलता है, यहाँ पर हमारे लिए बैंक नहीं थी, एटीएम मशीन्स नहीं थी। लेकिन इन्होंने वो धर्मांतरण के जो हमारे पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि हमारे यहाँ 400 धर्मांतरण के केसेस हुए हैं, उस वक्त वो शख्स खड़े होकर उसकी मुखालिफत किया था कि भाई अगर एक केस बता दो तो मैं अपनी रिजाइन कर दूं। तो मुझे उन बातों ने मुतासिर किया। रही बात ये दूसरे मुद्दों की, पानी की, हॉस्पिटल की, कब्रिस्तान की, ये तो चल ही रहे हैं। कब्रिस्तान का मुद्दा, अब मैं कहूँगा कि कब्रिस्तान का मुद्दा अपनी जगह पर है, मिनिस्टर ने अपना लिया। मैं इसके बारे में दूसरों से ज़्यादा नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ मेरी वालदा वहाँ दफन है। कोविड के मैं विक्रोली में रहा करता था, मेरा बचपन गुजरा है। 41 ईयर्स में मैं यहाँ 29 ईयर्स में मैं मुंब्रा आया हूँ। लेकिन मैंने देखा ये बात कि वहाँ पर आज तक के कब्रिस्तान नहीं है। हुसैन साहब, विक्रोली टैगोर नगर में एक ही कब्रिस्तान था, आज तक नहीं है। परेशान है यहाँ पर 4-4 कब्रिस्तान होने के बावजूद, जो भी ज़मीन का मसला रहा हो। लेकिन अगर कोविड में मुझे मेरे घर के पास ये कब्रिस्तान नहीं मिलता तो मैं ये देख नहीं पाता था कि भिवंडी से आने वाली मैयतें भी यहाँ दफन हो रही हैं, कल्याण से आने वाली मैयतें भी दफन हुई, कुरला से आने वाली मैयतें भी दफन हुई, मेरी वालदा मोहतरमा भी इधर दफन है। बाकी का जो किस्सा है वो अलग बात है, लेकिन कब्रिस्तान का मिलना भी हमारे लिए एक अहम बात है। जी सर, एक बात मैं बता रहा हूँ कि हमेशा मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात चलती है। तो ये एक पहला ऐसा मौका है कि यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आ सकता है। भले उसकी पार्टी का अलायंस अलग हो, लेकिन एक मौका है, लोगों का ऐसा एक रुझान है। मैं शहर में जब जाता हूँ तो लोगों का ऐसा लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवार है, यहाँ से एक बार मुस्लिम उम्मीदवार मुमरा, क्योंकि अक्सर थी मुस्लिम एरिया ही है, तो यहाँ से उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? बिल्कुल, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं भी इसके हक में हूँ। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? क्या मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के साथ आएगा तो आप वोट देंगे? क्या मुस्लिम उम्मीदवार दुश्मनों की फौज से होते हुए आएगा तो हम अपने बच्चों को, उनकी तालीम को, उनके बुरके को, अपनी वक्फ बोर्ड को, अपनी इमलाक को, अपनी मस्जिदों को और अपने ज़मीर को उनके सामने रख देंगे? कतई नहीं। मुस्लिम उम्मीदवार हो, यही मैंने कहा कि अगर ये मेरा भाई आज़ाद भी आता तो हम इसे आज सलाम करते। बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों की सोच में। हमने अभी देखिए, मैं नुक्कड़ का माहौल देख रहा हूँ। मैं हमारे यहाँ के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम सर, ये नुक्कड़ में मिल गया अस्सलाम वालेकुम, वो होटल के पास मिल गया अस्सलाम वालेकुम। एक ही गली के बच्चे, एक ही बिल्डिंग के बच्चे 2 तरह के ऑफिसेस खोले हुए हैं। मेरा नजीब भाई का ऑफिस है, मेरा अवार साहब का ऑफिस है। एक ही घर के बच्चे, एक अवार साहब के ऑफिस में बैठा हुआ है, एक नजीब भाई के ऑफिस में बैठा हुआ है। भाई बेटा ऐसा क्यों? सर पैसे मिलने वाले हैं। मैं तो खामोश हो गया। इसके आगे क्या जरूरत है पैसे की? आज का रोजगार नहीं है, आज घर में हर चीज को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो लोग 2 तरह की ऑफिसेस खोल रहे हैं, 2 तरह की सोच रख रहे हैं। लेकिन बाखुदा मैंने जिन लोगों से पूछा है, मैं सबको नहीं कहूंगा कि ये बात आप करें, आपका जो जमीर गवारा करता है आप करें। आपका वोट है, आप उसे सही ढंग से अदा करें और सही फैसला करें। उस बच्चे ने कहा सर मैं बैठा तो इस ऑफिस में हूं, लेकिन वोट मैं अवहार साहब को ही दूंगा। हुसैन साहब ये जुमला बताया उन्होंने, और ये भाई बीजेपी। मैंने कहा क्यों बेटा पैसा तुम ले रहे हो? सर ये बीजेपी की पार्टी है ना, मेरी अम्मी ने मना की। तो ये माहौल है, पैसों के लिए लोग जगह जगह ऑफिसेस खोल रहे हैं। और ये भी हुआ है कि अगर मान लीजिए आप 1 रुपया दे रहे हैं पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए, तो वो 2 रुपए में बोल रहा है कि आप इधर 2 रुपया ले लीजिए, आप इधर पे आ जाइए। ये माहौल हो गया है। यानी सिर्फ पैसों की सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, सोच विचार नहीं हो रहा है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारे बका कैसी होगी, हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा, हमारी मस्जिदों का क्या होगा। जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। अवाड़ साहब ने दूसरे मुस्लिम लीडरों के साथ मिलकर जब ये गुस्ताख रसूल का मामला पेश आया था, तब इन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हमारे यहाँ के इलाके के मौलवी उलमाए कराम भी थे, सियासतदान भी थे, और उनके साथ ये
मिनिस्टर भी मौजूद था जो 6 घंटा बैठे हुए थे। तो और ये हमेशा मुस्लिम आवाज़ बनकर सामने आ जाता है, चाहे कोई किस कोने से अगर मुस्लिम को गाली दे, मुमरा के खिलाफ बोले, तो ये एक आवाज़ आ जाती है कि भाई हमारे मुमरा ऐसा नहीं है। शायद यही वजह है कि मैंने ट्विटर पर या फेसबुक पर देखा है, सॉरी टू से, बड़ी शख्सियत है डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, लेकिन उनको गैर लोग और अपने लोग भी जीतुद्दीन कहते हैं। है तो जितेंद्र सतीश अवार, जीतुद्दीन का मतलब क्या होता है? तो ये आप इसलिए सोच लीजिए कि कितने कट्टरपंथी लोग होंगे जो अगर मुसलमानों के हक में बात कर रहा है तो उसे जीतुद्दीन करार देते हैं ताकि वो बोलना बंद कर दें। ये हकीकत चल रही है। और जहाँ तक नजीब भाई का ताल्लुक है, ये अगर बीजेपी के अलावा आप लाख बोल दें कि हमारी पार्टी घड़ी है, अजीत दादा पवार की है, अजीत दादा पवार एक कंधा है बीजेपी का, दूसरा कंधा एकनाथ शिंदे है। इन दोनों कंधे पर सवार होकर बीजेपी हमारे मुल्क में राज कर रही है। तो हम अगर इस कंधे को मजबूत करेंगे, अगर अजीत दादा को, तो बीजेपी मजबूत होगी। मेरा नजरिया ये है। बाकी अवाम अपनी राय खुद देगी, बाशऊर है, समझदार है। अगर वो अपने दरगाहों की, अपने मस्जिदों की हिफाजत करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड की इमलाक की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर वो स्कूलों और मदरसों को कायम रखना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां बुर्का पहनकर तालीम हासिल करें, अगर वो चाहते हैं कि हम हमारे मजहबी त्यौहार अपने ढंग से मनाएं, ज़ेबा खाना अपने तरीके से हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बच्चे ट्रेन में आज़ादी के साथ और जमहूरियत के साथ सफ़र करें, और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में CAA और NRC नाफिज ना हो, हमें वंदे मातरम और सरस्वती वंदना के नाम पर उकसाया ना जाए, तो मैं चाहूँगा बीजेपी का खात्मा करे। मैं किसी एक शख्स, किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, या किसी एक शख्स, किसी एक पार्टी के मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि बीजेपी जो लाहे अमल अख्तियार किए हुए है, अजीत दादा को आगे किए हुए है, एकनाथ शिंदे को आगे किए हुए है, इनकी मुखालिफत मैं करता रहूँगा। बाकी अवाम ये फैसला करे कि उनको आगे क्या करना है। जहाँ तक मेरे इलाके की बात है, बच्चों का माहौल है, पैसे बट रहे हैं हर इलेक्शन की तरह, कोई नई बात नहीं है, इसे मायूब भी नहीं समझा जाता। बच्चे पैसे ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं, होगा वही जो आखिर में हमारे दिल में होगा। हम जिस बटन पे जाके दबाएंगे, जो अल्लाह आपके दिल में डाल देगा, वही फैसला होगा। लेकिन मैं मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से और मेरे तलबा व तालिबात से, स्टूडेंट से मैं अपील करूँगा, बेटा सही फैसला करना, सही फैसला करना। ये तुम्हारे दस्तूर की हिफाजत का फैसला, ये तुम्हारी शरीयत का मामला आ जाता है। मैंने सज्जाद नुमानी साहब की अभी हाल ही में एक तकरीर सुनी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, कोई संगठन से नहीं चाहता, मैं किसी का फेवर नहीं चाहता, लेकिन मैं आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहता हूँ, मैं मुसल्लम चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिसको मैं वोट दूँ वो पूरी तरह से काम करे। मैं किसी संस्था को, किसी RSS को, किसी VHP को, किसी बीजेपी को मजबूत नहीं करना चाहता। उनके अगेंस्ट जो भी पार्टी खड़ी है, जो कोई फर्द खड़ा है, इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। शहर का जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है, जिसमें डॉक्टर्स है, टीचर्स है और कई संस्थाओं के जो जिम्मेदार है, वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, या फिर जो आपने बता रहे हैं कि संविधान को किसको चूज करे? मैंने कह दी तुमने सुन ली, ये तो कोई बात नहीं हुसैन साहब, मैंने कह दी तुमने सुन ली, ये तो कोई बात नहीं। दिल से निकले, दिल में उतरे, तब तो कोई बात बने। आपने कहा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल तबका है, वो बाशऊर शख्सियात हैं, वो मुझसे बेहतर सोच सकते हैं कि मुल्क का माहौल क्या है, हालात हाजरा में अहम ज़रूरत क्या है, हमें अपने किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर हमें इस वक्त एक बड़ा सा मैदान मिल गया, या इस वक्त हमें एक बड़ी सी रकम मिल गई, लेकिन हमें जीने का मौका नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? हमें बहुत सारी चीज़ें, आसाइश के सामान मुहैया कर दिए गए, लेकिन हमारी आज़ादी पर रोक लगा दी जाए तो क्या करेंगे? हमें बहुत बड़े मदरसा बनाने की इजाज़त दे दी गई, मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई, और नया कानून इन्होंने पारित कर दिया, पास कर दिया कि भोंगे नहीं लगेंगे, नमाज नहीं पढ़ सकते हमारे साथ, तब क्या करोगे? मैं किसी को की सोच पर रोक नहीं लगा सकता हूं। No two individuals are alike. There is a individual differences in their thinking. सोच में फर्क हो सकता है दो लोगों की। मेरी सोच ये है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जब पढ़ा लिखा तबका है, बाशऊर तबका है, तो खुद बेहतर समझ सकता है कि फिल वक्त हॉस्पिटल भी ज़रूरी था, कब्रिस्तान भी ज़रूरी है, मैदान भी ज़रूरी है, स्लॉटर हाउस भी ज़रूरी है, पार्किंग जोन भी ज़रूरी है, और दीगर सहूलियात भी ज़रूरी है। लेकिन फिल वक्त मुल्क की राजनीति, मुल्क की सियासत क्या
करना चाह रही है, क्या चाहती है। वो लालच देकर, अचानक पैसे देकर, अचानक आपके इलाकों में इतने पैसे बांटकर क्यों देना चाह रही है, जो 4 साल पहले नहीं दिए गए, तब भी तो उन्हीं की हुकूमत थी, क्यों अभी दी जा रही है? ताकि उनके हाथ में सत्ता आ जाए और आप अपने काम में लगे रहें। बाद में जिस तरह से बिल पास हुए रखे हैं सीएए और एनआरसी का, हमें और आपको घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा। ये भी बिल पास हो चुका रखा है कि जो फॉरेन में गैर मुस्लिम बसे हुए हैं, उनको यहाँ पे शहरियत दे दी जाएगी और यहाँ के मुसलमानों को शहरियत से दरकिनार कर दिया जाएगा। जाइए आप बर्मा का हाल देख लीजिए, किस तरह से डिटेंशन सेंटर बने हैं। आप देखिए किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से ज्यादती हो रही है, और ये सब एक मीठी छुरी की तरह काम कर रहे हैं। और ये इंटेलेक्चुअल्स बेहतर तरीके से समझते हैं, वो अखबारात पढ़ते हैं, भले ही गोदी मीडिया यहाँ पर हमें कुछ ना बताए। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, बाज़ जगहों पर ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, हालात होते हैं, चीज़ खबरों को आम नहीं किया जाता है। अगर मैं कुछ कह दूँ तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देंगे। अगर मैंने एक जुमला कह दिया तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 10 गुंडे, मवाली, आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी के नाम पर मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारा कोई मौलवी, कोई पत्रकार एक हल्का सा जुमला बोल दे तो 2-4 घूंसे पड़ जाते हैं और हवालात की हवा खानी पड़ती है। मैं इंटेलेक्चुअल से भी दरख्वास्त करूंगा, हालांकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं इंटेलेक्चुअल्स और दानिश्वरों के सामने एक शागिद नवामोज हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा तमाम लोगों से, अब भी ना जागे तो एक कहर सा बर्पा होगा। मुंब्रा वासियों, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे महाराष्ट्रियंस, तमाम लोगों के लिए अब भी ना जागे तो एक कहर सा बर्पा होगा। हमारा मुल्क सुनो दूसरा बर्मा होगा। हमारा जागना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग कहते हैं कि हालात ख़राब है, हालात ख़राब है, लेकिन हम उन हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या लाहे-अमल इख्तियार कर रहे हैं, ये कोई नहीं कहता। सभी लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन अपना लाहे-अमल कोई नहीं बताता। इस वक्त मैं, अगर ये आखिरी लाइन्स हों, तो मैं ये इस तरह से कहूँगा कि इस वक्त मैं मेरे बच्चों से अपील करना चाहूँगा, मेरे शहरवासियों से, मेरे इंटेलेक्चुअल से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, और जो भी सियासतदान हैं, सॉरी टू से, क्योंकि ये उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, आप वोटिंग के दिन वोट डालने ज़रूर जाएं। वोट हमारा दस्तूरी हक है। राइट टू वोट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप वोटिंग के दिन अगर वोट डालने नहीं जाएंगे तो आप अपना फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे, यानी आप अच्छे और बुरे में मुआवजा नहीं कर रहे, आप अच्छे को नहीं चुन रहे या बुरे को मौका दे रहे हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मुल्क का माहौल ख़राब है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसने ज़्यादा पैसा दिया था ये जीत गया, या इसने कम पैसा दिया था ये जीत गया। आपके दरवाजे पर, आपकी बिल्डिंगों में भी लोग आएंगे दलाल बनकर। मैं आपकी छत लगा देता हूँ, मैं आपकी मोटर रूम का काम करा देता हूं, मैं आपका कलर करा देता हूं, रंग और रोगन करा देता हूं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे मुंबरेकर, इस बात को आप यकीन जानिए कि वक्त की ज़रूरत है, सही फैसले की ज़रूरत है। अब भी ना जागे तो बहुत ख़राबी हो जाएगी। हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे, बच्चे इबादत गाह से महरूम हो जाएंगे, बच्चियां पर्दे से महरूम हो जाएंगी, और न जाने क्या क्या मज़ालिम हम पर होंगे। लिहाजा आपका वोट आपको बताएगा कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। आपका वोट ये बताएगा कि आपके बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। आपका वोट ये बताएगा कि आप अपने मजहबी त्यौहार किस तरह से मनाते हैं, क्या लिबास पहनते हैं। आपका वोट ये बताएगा कि आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं। पैसे तो सभी देंगे, मगर पैसे की लालच में ना आना, वोटिंग के दिन वोट डालने जरूर जाना। और हाँ, कुछ लोग वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं हुसैन साहब, और आराम करके, सोकर, पिक्चर देखकर, रिश्तेदारों के घर जाकर क्रिकेट खेलकर गुजार देते, जाया कर देते, और बोलते मेरे एक वोट से क्या होगा। भैया, आपका एक वोट तख्ता पलट सकता है, किसी शख्स को तख्त नशीन कर सकता है, किसी तख्त से उतार सकता है। आपका एक वोट आपकी सोच को बताता है, आपकी सहूलियात को पूरा करने का मौका देता है। आपका एक वोट आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करता है। लिहाजा वोट को ज़ाया मत करो। और इस वक्त जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है, इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के, उधर अबू आसिम साहब हैं, उनको जिताइए, या केजरीवाल साहब की जहां से पार्टी खड़ी है उनको जिताइए, ममता बनर्जी की पार्टी जहां से खड़ी है उनको जिताइए, शरद पवार साहब की पार्टी के मेंबर्स जहां से खड़े उनको जिताइए, उद्धव ठाकरे की
की पार्टी के मेंबर्स जहां से खड़े उनको जिताइए, कांग्रेस के मेंबर्स जहां से खड़े उनको जिताइए। ये अलायंस, इंडिया अलायंस वाले जो हैं उनकी मुखालिफत में आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरा नारा ये है कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं सिर्फ इसलिए कि मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के मुखालिफ हूं। मैं किसी शख्स, किसी नजीब मुल्ला, किसी जियाउल्लाह, किसी हुसैन सुल्तान के मुखालिफ नहीं हूं। मैं सिर्फ बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, जो आइडियोलॉजी के साथ हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में आएगा, यानी वो उनके कंधों को, उनकी सरकार को मजबूत करने आ रहा है। इसलिए मैं उन साहिबान से खुदा हाफिज का के अलावा कुछ नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल करता हूं कि जिस तरीके से भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, क्या उसी तर्ज पे ये विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है? और ऐसे में मुसलमानों को और ख़ास करके मुमरा शहरियों को क्या हिकमत अमली से काम लेना चाहिए? हाँ, बहुत खूब। देखिए, विधानसभा का चुनाव आपने कहा, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो आप जैसे पत्रकार हों, उन्होंने बेहतरीन तरीके से लोगों तक खबरें पहुँचाई, चाहे वो उलमाए कराम हों, जिन्होंने एक मैसेज दिया कि हमें अपने दस्तूर की हिफाज़त करनी चाहिए, जिसका नतीजा भी सामने आया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब वोटिंग की। मैं चाहूँगा मुमरा वासियों की कि हमारे यहाँ 4,80,000 या 85,000 वोटर्स हैं। 4,85,000 वोटर्स हैं मुमरा 149 मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें सिर्फ 2,80,485 वोटर्स हमारे मुमरा के आते हैं। अगर वो 2,04,000 या 2,80,000 वोटर्स खाली वोटिंग के दिन निकल जाएं, मैंने 100% का है, अगर 50% निकल जाएं तो 1,40,000 वोटर अगर उतर गए अपने फर्ज के साथ, अपने हक के साथ, अपने उम्मीदवार के साथ, तो फिर इसका नक्शा ही कुछ और होगा। और तब लोग देखेंगे कि मुमरा में भी लोग वोट देने जाते हैं। असल में हमारे यहाँ, मैं तो विक्रोली में रहा हूँ इतने साल से, 93 से आया हूँ, कहा यह जाता है कि मुसलमान लोग वोट देते ही नहीं हैं, मुस्लिम बहनें निकलती ही नहीं हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, ये जो 4,80,000 हैं, जिसमें से हमारी तादाद 2,80,000 है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% तादाद में चले गए, तब तो नक्शा ही कुछ और होगा। जिसे आप चाहते हैं वही आएगा, आप जिसे भी चाहते हैं वही शख्स आएगा, लेकिन आपको उसके लिए वोट देने जाना ज़रूरी है। आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप भले हुसैन को दें, भले ज़ियाउल्लाह को दें, मगर किसी को वोट देने ज़रूर जाएँ, वो आपका नतीजा आपके सामने आएगा। तो क्या कैसी हिकमत अमली होनी चाहिए इससे मुराद, कि जैसा अभी डेवलपमेंट को देखे, संविधान को देखे, हाँ, क्या ये किस मतलब तरीके से सोचे? मैंने बताया कि मेरी विचारधारा, मैं किसी के ऊपर अपनी सोच, अपने ख़यालात थोप नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी विचारधारा ये है कि मैं बीजेपी के मैं आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी और बीजेपी समर्थकों के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं इस तरफ जाऊँगा कि मेरे शरीयत को मुझे बचाना है, मेरे इस्लाम की हिफाजत करना है, मेरे लोगों की हिफाजत करना है, मुझे बुलडोज़र से बचना है, मुझे सीए और एनआरसी से बचना है, मुझे दीगर खुराफात से बचना है, तो मैं इस तरफ जाऊँगा। अब आपने कहा हिकमत अमली, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। अभी आपने मुझसे 25,000 लिया है, आप जाके वोट दूसरे को डाल देंगे, क्या बोल सकते हैं? ये तो दिल की बात है हुसैन साहब, ये अपने ईमान की बात है। अगर मैं आपसे पैसे लेने के बावजूद मुनाफिकत कर रहा हूं तो बात अलग है। अब इस पे बताया जाएगा कि आपने तो दोनों से पैसे लिए, उनसे 15 लिए, इनसे 25 लिए, अब ऐसे में क्या करेगा? तो ऐसे में ये किया जाएगा कि सच्चे और सुलझे ज़हन से सोचा जाए, सच्चे और सुलझे ज़हन से फैसला किया जाए। मैंने तो पैसा ले लिया, लेकिन मेरे बच्चों की तालीम का आगे क्या होगा? ये 25,000 मैं 3 महीने चलाऊंगा, बाकी के 5 साल कैसे गुजरेंगे? वो 5 साल जो हम पर मज़ालिम होंगे, हमें जो कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा, हमारी शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, उसका क्या होगा? है, बहुत सारे मुख़य्यर हज़रात हैं, मुख़लिस हज़रात हैं, जो रोज़ बयानबाज़ियाँ कर रहे हैं मुख़्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़। मैं अक्सर ट्विटर पे, फ़ेसबुक पर इधर-उधर देखता हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले अच्छे बड़े, मैं तो समझता हूँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो सियासत से ताल्लुक़ रखते थे। और ताज्जुब की बात ये है कि जो कल तक इनके साथ थे, आज उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं साथ में नहीं हूं। आज आप दूध के धुले हो गए, कल आपके सामने जब वो चोरी कर रहे थे तो आपने नहीं रोका, आप जब आपको अलहदा कर दिया गया तो आप चोरी पकड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अपने गरेबान में झांके। अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सही हिदायत अता फरमाए, हमें किसी की बुग़्ज़, कीना करने की सरासर हमारे हमारे दिल में ऐसी बात ना आए। कुछ अल्लाह हमारे दिलों में ऐसा पैदा कर दे कि हम उन बयानात के बजाय एक सही बयान दें कि क्या सही है, क्या गलत है। जो हो गया, हो गया। उस वक्त तो आप भी साथ में थे,
कोई भी मसला हो, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता स्पेशली कि मट्टी घोटाला है, कब्रिस्तान घोटाला है, हॉस्पिटल घोटाला है, मैंने परमिशन दिया था, ज़मीन ट्रांसफ़र है, फला चीज़ है, पानी के टैंकर्स है, पाइपलाइन है, इब्ने फला है, ये शख्स ने किया, वो शख्स ने किया। कल तो तुम उन्हीं के साथ उन्हीं की पार्टी में बैठे गुलछड़े उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। आज जब तुम्हारे लोग अलग हो गए अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो आज आप हुसैन साहब की बुराई कर रहे हो। अरे अवाम भी समझदार है, पढ़ी लिखी है। हम लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी हमें सुनना भी नहीं चाहते। कुछ मीडिया कर्मी एक माहौल को सच्चा रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को ख़राब लगे, लेकिन मैं बताऊं, हमारे जो पत्रकार हैं वो सच्चाई से आपके सामने खबरें पेश करना चाहते हैं। उनके साथ भी धक्का पुक्की की जाती है। बाज़ औकात खामोश रह के उनके कार्यकर्ता धक्का पुक्की करते हैं। ठीक है भैया, बात तो बैठ कर भी हो सकती है। हर चीज़ का, हर मसले का हल है। अगर ज़्यादती हो, इन्होंने आपको छू लिया तो आप छूइए, इन्होंने आपसे ज़बान से बात की है तो आप ज़बान से बात कीजिए, इन्होंने आपसे ख़त व किताबत की है तो आप ख़त व किताबत करें। ना कि पीछे से कोई आपका फ़ैन, आपका चाहने वाला इस तरह की कारकर्दगी करता है और आप फिर बोलते हैं भाई मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, या लांछन करते हैं कि वो नेता ऐसा था। आप उन्हीं की सत्ता में थे, या आप जिसके साथ बैठे हुए आप उनके गुण गा रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, अपने मालिक का वफादार होना चाहिए, और वफादारी समझ रहे हैं कि किन किन चीज़ों में होती है। वफादार इंसान बाइज्जत इंसान होता है, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा करके वफादारी नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ की मुखालिफत करो। अब आपको गलत चीज़ दिख रही है। अभी कोई एक मैंने वारदात सुनी थी कि उत्तर भारतीय, अरे मैं, हुसैन साहब, मैं उत्तर भारतीय हूँ यार, मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, कभी जताया नहीं, बताया नहीं। उत्तर भारतीयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उत्तर भारतीयों को की लांछन की जा रही है। अगला नंबर फलां का है, उसके बाद फलां का है। अरे कल हमारा भी होगा, ज़ियाउल्लाह भी तो उत्तर भारतीय है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उत्तर भारतीय हैं हम, तो उत्तर भारतीयों की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी इस वक्त अलायंस में है और वो चाहती है बीजेपी को हटाना। हम भी उत्तर भारतीय हैं, हम ये नहीं चाह, हाँ, कोई एक शख्स, 2 शख्स, 10 शख्स मुकम्मल उत्तर भारत नहीं होते। हम कोई ऐसी वो नहीं है। उत्तर भारतीय अपनी सोच से पहचाना जाता है, अपने जज्बे से पहचाना जाता है, अपनी मोहब्बत से पहचाना जाता है, जो हर मुल्क, हर रियासत में जाकर काम धंधा करके अपने बच्चों का पेट भर रहा है। उत्तर भारतीय क्यों उत्तर भारत छोड़कर मुंबई आए हैं? ज़राए मौश की तलाश में, कमाने के लिए, खाने के लिए, तालीम के लिए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीयों के खिलाफ अगर किसी ने बोला है, किसी ने किया है, तो वो राज ठाकरे है। उनका गरेबान पकड़िए आप। आपने अपने ही साथियों को खींचना शुरू कर दिया। मैं मेरे बच्चों से अपील करूंगा, यहाँ के बाशिंदगान से, कि अब भी वक्त है, सही फैसला करने की ज़रूरत है, सही उम्मीदवार को चुनने की ज़रूरत है। मैंने अपना पक्ष, अपने विचार, अपने ख़यालात आपके सामने रखे हैं, और मैंने ये बारहा कहा है कि आपका फैसला कतई, हतमी और आखिरी होगा। आप जो बेहतर समझते हैं, ये अलायंस, और इस अलायंस में से कौन सा अलायंस आपके बच्चों का मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल संवार सकता है, जो मज़हब की हिफाजत कर सकता है, जो जमहूरियत को फ़रोग़ दे सकता है, उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जनाब फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का साथ दीजिए या फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का साथ दीजिए। मैंने ऐलान कर दिया है, मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, लिहाजा मैं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जितेंद्र अवहड़ का साथ दे रहा हूँ, और इसलिए उनकी तबलीग। ये थे हमारे साथ में ज़ियाउल्लाह खान सर। तमाम तफसील के साथ में उनसे इस विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि लोगों में एक कन्फ्यूज़न था कि लोग किस तरफ जाए। एक तरफ हमने देखा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है, वहीं पर महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है। ऐसे में आवाम कन्फ्यूज़न था। इन तमाम बातों को लेकर हमने उनसे पूरी डिटेल में जानकारी ली, और इंटेलेक्चुअल तबका किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके से लोगों को, वोटर को लेकर उनको उनको बेदारी लाता है, तमाम बातों को लेकर बात की। ऐसे ही और मुद्दों को लेकर हम दोबारा से ज़ियाउल्लाह खान से चर्चा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर शहर में आगे तरक्की और आने वाले 5 सालों में किस तरीके की होनी चाहिए, लोगों को, शहरियों को किस तरह की सहूलतें मिलनी चाहिए, तमाम बातों को लेकर दोबारा से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं यहीं रुकता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ।